Today we will discuss about GPS. I think all you have used GPS in your life, mostly in your mobile. You used GPS for navigation purpose. Today we will learn about GPS. The first topic is what is GPS. Second one, evolution of GPS. Third one, different segments of GPS. Information in GPS signal. How GPS works. Different types of error in GPS. Differential GPS, advantages and disadvantages of GPS, and application of GPS in general life. GPS stand for Global Positioning System. It is a satellite-based navigation system developed and operated by US Department of Defense. और जो बेटा आपका जीपीएस है उसका जो फुल फॉर्म यू कैन से जीपीएस जो टर्म है उसका जो पूरा नाम क्या होगा, नेव स्टार जीपीएस। जो आप लोग यूज करते हो जीपीएस उसका कंप्लीट नेम है नेव स्टार जीपीएस, जो किसका एक्रोनिम है, नेविगेशन सिस्टम विद टाइम एंड रेंजिंग ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। क्लियर है? GPS uses constellation of 24 satellite to determine the accurate three-dimensional position of the user on the earth. GPS was originally designed for military use at any time anywhere on the surface of the earth, but soon after proposal it is made available to civilian user also. कहने का मतलब क्या है कि जो यूएस का डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है उन्होंने मिलिट्री पर्पज के लिए नेव स्टार जीपीएस लॉन्च किया था, बाद में इसको सिविलियन यूज के लिए भी अलो कर दिया गया। इसमें क्या बेटा, जैसे मान लो आपका अर्थ है, ये पता है इनको क्या बोलते हैं, ये लैटिट्यूड याद है ना, इन लाइन्स को क्या बोलते हैं, मिनट लाइन को लैटिट्यूड बोलते हैं बेटा, इनको क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड। क्लियर है सभी को? तो जब आपने अपना मोबाइल में कभी भी किसी पॉइंट की लोकेशन देख रहे हो, जिस पॉइंट मान लो आप खड़े हो अभी, उस पॉइंट का अगर आप कोऑर्डिनेट देखना चाहते हो तो आपने देखा होगा कुछ उसके अंदर लिखा होता है ऊपर गूगल मैप के अंदर, यहाँ पे एग्जाम्पल 72.38 डिग्री ईस्टिंग और वेस्टिंग, अगेन 23.499 डिग्री नॉर्थिंग और साउथिंग। तो जो पहला कोऑर्डिनेट बेटा आपको दिखा था लॉन्गिट्यूड, क्लियर है? सेकंड आपका दिखा था लैटिट्यूड, क्लियर है? तो अब बात आ रही है कि आपका जो ये बोला कि 24 सैटेलाइट चाहिए। अब आपको पता है, मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं प्रीवियस चैप्टर में कि ऑर्बिट क्या होता है। ऑर्बिट क्या एक पाथ है जिसके अंदर आपका सैटेलाइट मूव करेगा। तो ऐसे कितने पाथ होंगे जीपीएस के लिए बेटा? टोटल 6 पाथ होंगे जीपीएस के लिए, क्लियर है? ऐसे टोटल, जैसे ये एक पाथ हो गया पूरा, ये 2 पाथ हो गए, ऐसे टोटल 6 पाथ होंगे यूके से, टोटल 6 ऑर्बिट होंगे फॉर जीपीएस। कितना सैटेलाइट चाहिए? 24 चाहिए। तो ईच ऑर्बिट के अंदर बेटा कितने सैटेलाइट आ गए आपके? टोटल 24 सैटेलाइट चाहिए कॉन्स्टलेशन के लिए, और आपके 6 ऑर्बिट्स है जिसके अंदर आपके सैटेलाइट यू कैन से मूव करेंगे पाथ के अंदर। इसका मतलब हो गया कि 4 सैटेलाइट इन ईच ऑर्बिट। क्लियर है?
उसके बाद क्या है कि जो आपका सैटेलाइट है ये एक साइकिल 12 आवर्स में कंप्लीट करता है। तो एक कंप्लीट डे के अंदर ये टोटल 2 साइकिल कंप्लीट कर लेगा बेटा। जो भी इसका ऑर्बिट होगा उस ऑर्बिट के अंदर ये टोटल 2 साइकिल कंप्लीट करेगा एक कंप्लीट डे के अंदर आपका। तो ये आपका बेसिक हो गया कि जीपीएस क्या है, कितना सैटेलाइट चाहिए, ऑर्बिट कितने ऑर्बिट है, कितना साइकिल कंप्लीट करते हैं एक डे के अंदर, और जो हमें कोऑर्डिनेट मिलता है गूगल मैप के अंदर वो किस फॉर्म में है, लॉन्गिट्यूड एंड लेटीट्यूड आपका। अब बात आती है कि जो जीपीएस है वो कैसे इवॉल्व हुआ। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था द जीपीएस प्रोजेक्ट वाज proposed in 1973 to overcome the limitation of earlier navigation system. First satellite was launched in 1978. किसने लॉन्च किया था, यूएस, and it became fully operational while launching of 24th satellite in 1995. बेटा यहाँ क्या लिखा है कि फुल्ली ऑपरेशन, इसका मतलब क्या है, जैसे मान लो इन्होंने पहला सैटेलाइट 1978 में लॉन्च किया, उसके बाद 1978 से 1995 तक इन्होंने सैटेलाइट लॉन्च किए, और जो 24 सैटेलाइट है वो 95 में लॉन्च किया। तो इन बिटवीन कुछ सैटेलाइट होंगे एग्जांपल 4, 5, 6, तो उसमें क्या है फुली ऑपरेशनल, मतलब क्या है उतने एक्यूरेट रिजल्ट नहीं आए होंगे। इसलिए बोला है जब इन्होंने कंप्लीट 24 सैटेलाइट लॉन्च कर दिए उसके बाद ही जो जीपीएस सिस्टम है वो फुल्ली ऑपरेशनल हो गया आपका। एडवांस इन टेक्नोलॉजी एंड न्यू डिमांड्स ऑन द एग्जिस्टिंग सिस्टम have now led to effort to modernize the GPS system and implement the next generation of GPS-3 satellites. अब बात है कि यूएस ने तो जीपीएस सैटेलाइट सिस्टम लॉन्च किया, उसके अलावा और जो कंट्रीज है डिफरेंट डिफरेंट उन्होंने भी कुछ सैटेलाइट लॉन्च किए हैं फॉर द पर्पज ऑफ नेविगेशन बेटा। तो रशिया ने जो सैटेलाइट लॉन्च किया है सिस्टम फॉर नेविगेशन पर्पज उसका नाम है ग्लोनास, which is acronym of Global Navigation Satellite System. Similarly, जो यूरोप ने किया कौन सा है, गैलीलियो पोजिशनिंग सिस्टम। इंडिया ने कौन सा किया बेटा, याद रखना, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, IRNSS। ये शायद आपने नाम भी सुना होगा, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, IRNSS। सिमिलरली चाइना ने कौन सा लॉन्च किया है, कंपास नेविगेशन सिस्टम, उसका और नाम क्या है, बाइडू नाम बेटा उसका, बाइडू उनका सैटेलाइट सिस्टम है चाइना का। क्लियर है। अब क्या है, जो जीपीएस है, जीपीएस के साथ में इनमें से अगर और कोई सैटेलाइट सिस्टम वर्क कर रहा है, एग्जांपल ग्लोनास वर्क कर रहा है साथ में मिलके और मोर एक्यूरेट रिजल्ट के लिए, इसको क्या बोल देंगे बेटा हम लोग, GNS, ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, GNSS बोल देंगे इसको हम लोग। क्लियर है। जीपीएस यूएस का है और जो रिमेनिंग कंट्रीज के वो मैंने डिफाइन कर रखे कौन कौन सैटेलाइट है। तो अगर जीपीएस के साथ और कोई सैटेलाइट सिस्टम वर्क करे साथ दोनों मिलके तो उसे क्या बोलेंगे, ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, GNSS। उससे क्या होगा बेटा, आपको और बेटर रिजल्ट मिलेंगे आपको। अब बात आ रही कि जीपीएस के अंदर 3 डिफरेंट सेगमेंट कौन कौन से हैं। सबसे पहला है स्पेस सेगमेंट, जिसके अंदर आपका क्या होगा बेटा, सैटेलाइट होगा। यूजर सेगमेंट, जिसमें आपके पास क्या होंगे, जीपीएस के रिसीवर होंगे आपके पास। थर्ड कौन सा आपका, कंट्रोल सेगमेंट बेटा, जिसमें क्या है, मास्टर स्टेशन, मॉनिटर स्टेशन, ये सभी होंगे कंट्रोल सेगमेंट के अंदर। अभी हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि ये तीनों सेगमेंट क्या है और इनका यूज क्या है। और यू कैन से कंपोनेंट ऑफ जीपीएस, कि जीपीएस के अंदर कौन कौन से डिफरेंट सेगमेंट वर्क करते हैं हमारे तक इंफॉर्मेशन पहुंचने में।
और कैसे ऑपरेट होता है ये। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं हमारा स्पेस सेगमेंट। जीपीएस सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन कंपोज्ड ऑफ 24 ऑपरेशनल सैटेलाइट इन स्पेस। अभी क्या बेटा, यूएस ने टोटल कितने 31 सैटेलाइट लॉन्च कर दिए है, तो उसमें से क्या है कि 24 आपको ऑपरेशनल सैटेलाइट चाहिए, बाकी क्या है इमरजेंसी पर्पज के लिए यूज कर सकते हो आप, और यू कैन से। क्लियर है। दीज 24 सैटेलाइट, ये पहले डिस्कस कर चुके हम लोग। दीज 24 सैटेलाइट आर प्लेस्ड इन 6 सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ पीरियड इक्वल टू 12 आवर्स। मींस क्या है, एक कंप्लीट डे में कितना साइकिल पूरा करेंगे, 2 साइकिल बेटा। मतलब क्या है कि अर्थ का जो कोई मान लो सैटेलाइट है, ये एक डे में 2 बार कंप्लीट कर रहा है साइकिल को, इसका मतलब ये है 12 आवर्स जो इसका पीरियड है। These orbit are equally spaced with 60 degree apart and at inclination angle of 55 degree to equator। ये आपका इक्वेटर है, ये आपके पोल है ना, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ये आपका इक्वेटर है। क्लियर है बेटा। इसको अपर आप क्या बोलेंगे, इसको इक्वेटर आपका 2 आप में डिवाइड कर रहा है अर्थ को, ग्लोब को। ये आपका रहेगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। क्लियर है। ये आपका रहेगा सर्दर्न हेमिस्फीयर। क्लियर है, इतना आपने पढ़ा होगा 10th क्लास तक, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सर्दर्न हेमिस्फीयर इक्वेटर से। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं बेटा, इंडिया कौन से हेमिस्फीयर के अंदर है, नॉर्दर्न और सर्दर्न? इंडिया लाइज इन विच हेमिस्फीयर? शिव कुमार सेइंग इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। करेक्ट बेटा, इंडिया आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। सेकंड आपका आता है कंट्रोल सेगमेंट। हमने बात कर ली स्पेस सेगमेंट में हमारे सैटेलाइट आएंगे। सेकंड नंबर आता है कंट्रोल सेगमेंट। बेटा नाम में लिखा है कंट्रोल, किसको कंट्रोल कर रहे हैं लोग, सैटेलाइट की एक्टिविटी को कंट्रोल करेंगे ये लोग। द कंट्रोल सेगमेंट comprises of 5 ground station located on equator, 4 monitor and 1 master station। जो आपकी इक्वेटर है उस पे कितने 5 ग्राउंड स्टेशन होंगे कंट्रोल सेगमेंट के लिए, जिसमें से 4 मॉनिटर स्टेशन है और एक क्या है मास्टर स्टेशन होगा। अब डिस्कस करते हैं क्या क्या है मॉनिटर और मास्टर। मॉनिटर स्टेशन measure the distance of the overhead satellite every 1.5 second and send the corrected data to the master station। जो मॉनिटर स्टेशन है वो क्या हर 1.5 सेकंड में जो मेरा सैटेलाइट है उसकी रेंज में उसकी डिस्टेंस को मेजर करता है और वो डेटा मास्टर स्टेशन को सेंड करता है। फिर मास्टर स्टेशन का काम है, मास्टर स्टेशन द सैटेलाइट ऑर्बिट clock performance and health of the satellite are determined and determines whether repositioning is required or not। बेटा जो आपका मास्टर स्टेशन है वो क्या करेगा, जो आपका सैटेलाइट का ऑर्बिट है जो उसमें क्लॉक, मैं आपसे पूछ रहा हूं सैटेलाइट में कौन सी क्लॉक यूज होती है बेटा, सैटेलाइट में कौन सी क्लॉक यूज होती है, उसे बोलते हैं एटॉमिक क्लॉक। याद रहेगा, एटॉमिक क्लॉक होती है सैटेलाइट के अंदर। उस क्लॉक की परफॉर्मेंस कैसी है, और जो सैटेलाइट है वो प्रॉपर्ली वर्क, हेल्थ का मतलब क्या है, वो प्रॉपर्ली वर्क कर पा रहा नहीं कर पा रहा। क्लियर है, तो उसको डिटरमाइन करेगा मास्टर स्टेशन। अगर उसमें रिपोजिशनिंग कुछ रिक्वायरमेंट है तो उसको करेंगे बेटा हम लोग। तो मैं बता रहा था कि सैटेलाइट के अंदर आपका एटॉमिक क्लॉक यूज होता है, और जो हम लोग नॉर्मल यूज करते हैं क्वार्ट्ज क्लॉक। क्वार्ट्ज क्लॉक में क्या होता है यूज, इसमें जो आपके क्वार्ट्ज के क्रिस्टल यूज होते हैं बेटा। देखो बेटा क्लॉक में बेसिक ऑपरेशन क्या रहता है क्लॉक के अंदर, उसमें होता है ऑसिलेशन। क्लॉक में बेसिक जो ऑपरेशन होता है ऑसिलेशन। अब जो क्वार्ट्ज क्लॉक है मेरी, उसमें क्या है क्वार्ट्ज क्रिस्टल ऑसिलेट करेंगे, और जो मेरा एटॉमिक क्लॉक रहेगा उसके अंदर क्या करेंगे, एटम जो आपके हैं वो ऑसिलेट करेंगे बेटा। तो डिफरेंस क्लियर है,
एटॉमिक क्लॉक और क्वार्ट्ज क्लॉक के बीच में डिफरेंस क्या है। अब बात आएगी एक्यूरेसी की, तो आपका एटॉमिक क्लॉक बेटर है एज कंपेयर टू क्वार्ट्ज क्लॉक। फिर बोल सकते हो कि क्वार्ट्ज क्लॉक क्यों यूज करते हैं, एटॉमिक क्लॉक सब जगह यूज क्यों नहीं करते। रीजन क्या बेटा, कॉस्टली है, काफी कॉस्टली है। क्लियर है, हर जगह इसका यूज कर पाना पॉसिबल नहीं है। दिस इंफॉर्मेशन इज सेंट बैक टू द सैटेलाइट यूजिंग ग्राउंड एंटीनाज। तो हमारे स्पेस सेगमेंट हो गए, कंट्रोल सेगमेंट हो गए, लास्ट हमारा है यूजर सेगमेंट। द यूजर सेगमेंट कंसिस्ट ऑफ ऑल अर्थ बेस्ड जीपीएस रिसीवर। द यूजर सेगमेंट इज टोटली यूज कम्युनिटी बोथ सिविलियन एंड मिलिट्री। अभी क्या है, दोनों यूज कर पा रहे हैं जीपीएस को, सिविलियन और मिलिट्री भी। और जो आपका जीपीएस रिसीवर होगा वो किसमें आएगा बेटा, आपका यूजर सेगमेंट के अंदर आएगा। यस बेटा, क्वार्ट्ज क्लॉक है, ये जो क्लॉक है नॉर्मल वाली, वो क्वार्ट्ज क्लॉक है। आपने देखा होगा क्लॉक के ऊपर लिखा रहता है क्वार्ट्ज, उसमें क्वार्ट्ज क्रिस्टल आपके ऑसिलेट करेंगे बेटा। अब जो आपका जीपीएस सिग्नल में जो इंफॉर्मेशन आ रही है, जो डेटा आ रहा है बेटा, वो मेनली दो टाइप का डेटा होता है, इफेमेरिज डेटा और एल्मेनेक डेटा। एफएमआरएस डेटा में क्या है बेटा, आपका इज कॉन्स्टेंटली ट्रांसमिटेड बाय ईच सैटेलाइट, याद रखना, एंड कंटेन्स इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन सच एज स्टेटस ऑफ द सैटेलाइट। मींस क्या, वो वर्किंग कंडीशन में है या नहीं है, हेल्दी या अनहेल्दी। नेक्स्ट क्या है, करंट डेट एंड टाइम। दिस पार्ट ऑफ द सिग्नल इज एसेंशियल टू डिटरमाइनिंग ए पोजीशन। क्लियर है। सेकंड हमारा एल्मेनेक डेटा टेल्स द जीपीएस रिसीवर वेयर ईच जीपीएस सैटेलाइट शुड बी एट एनी टाइम थ्रू आउट द डे। ईच सैटेलाइट ट्रांसमिट एल्मेनेक डेटा शोइंग द ऑर्बिटल इंफॉर्मेशन ऑफ दैट सैटेलाइट। पहला आ गया हमारा डेटा, आ गया एफएमएस डेटा। इसमें क्या है कि उस सैटेलाइट, जो हमारा सैटेलाइट है, वो ईच सैटेलाइट कॉन्स्टेंटली ट्रांसमिट करता है ये डेटा। इनमें क्या होता है डेटा के अंदर बेटा, आपका जो मेरा सैटेलाइट है उसका स्टेटस कैसा है, हेल्दी और अनहेल्दी, करंट डेट और टाइम क्या है, ये बेटा क्या आपका एसेंशियल फॉर डिटरमाइनिंग द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट यू कैन से। सेकंड हमारा है एल्मेनेक डेटा, जो हमारा जीपीएस रिसीवर है उसकी रेंज में जो जो मेरा सैटेलाइट है उनके बारे में इंफॉर्मेशन देता है बेटा आपका, कि पर्टिकुलर ऑर्बिट में किस टाइम में डे के, कि पर्टिकुलर ऑर्बिट में कौन सा सैटेलाइट है उसकी रेंज के अंदर, वो शो करता है आपका। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाउ जीपीएस वर्क्स। तो सैटेलाइट क्या क्या ब्रॉडकास्ट करेगा, प्रिसाइज टाइम, ऑर्बिट डेटा एंड सैटेलाइट हेल्थ। सिमिलरली जो हमारा रिसीवर है वो क्या कैलकुलेट करेगा, लोकेशन, एलिवेशन एंड वेलोसिटी। लोकेशन और एलिवेशन को कंबाइन क्या बोल सकते हो, किसी भी पॉइंट की पोजीशन। यू कैन से इन 3D, एक्स वाई जेड। क्लियर है, 3D पोजीशन। The GPS uses technique of triangulation to find location। आगे हम देखेंगे ट्रायंगुलेशन में कैसे पोजीशन निकालेगा जीपीएस। To triangulate a GPS receiver, measure distance from the satellite using the travel time of radio signal। मीन्स क्या है, देखो डिस्टेंस क्या होगा, स्पीड इंटू टाइम होगा। ट्रेवल टाइम पता लग जाए आपको, स्पीड क्या पता लग जाए, तो उससे आप डिस्टेंस निकाल सकते हो। तो यही बोल, to measure travel time, GPS needs very accurate timing।
विच इज प्रोवाइडेड बाय एटॉमिक क्लॉक। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि एटॉमिक क्लॉक के बारे में। Along with distance, we need to know exactly where the satellite are in space. The information is obtained by almanac data transmitted by satellite। हमने डिस्कस कर चुके कौन कौन से दो टाइप के डेटा की इंफॉर्मेशन आती है हमारे पास। Finally, we must correct for any delay the signal experience as it travel through the atmosphere. To compute a position in 3 dimension, we need to have at least 4 satellite for this measurement. The GPS use a trigonometric approach to calculate the positions। देखो, जो आपका अर्थ है उनके सर्कुलर ऑर्बिट में आपके सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहे हैं। तो मान लो कोई अर्थ का कोई पॉइंट है, तो डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट डिफरेंट सैटेलाइट की रेंज में होगा ये। तो क्या बोला कि मिनिमम 4 सैटेलाइट होना चाहिए। अगर इस पॉइंट की, मान लो पॉइंट ए है, अगर इस पॉइंट ए की मुझे पोजीशन पता करनी है तो मिनिमम 4 सैटेलाइट्स में डेटा चाहिए। ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो एट ए टाइम क्या होगा कि 7 टू 8 सैटेलाइट, नॉर्मली 7 टू 8 सैटेलाइट की रेंज में रहेगा ये पॉइंट ए आपका। क्लियर है? तो 4 सैटेलाइट चाहिए मिनिमम आपको मेजरमेंट के लिए। अब दिखा रहा है कैसे मेजर करता है ये। मान लो कि सैटेलाइट से किसी पॉइंट अर्थ पे उसका डिस्टेंस कुछ है, तो मान लो आर डिस्टेंस पे है। क्लियर है भाई कि इस पॉइंट से आर डिस्टेंस पे ये वाले पॉइंट्स पॉसिबल है सबके सब। क्लियर है? ये जो भी मेरा सर्कल है इसकी सरकमफेरेंस पे जो भी पॉइंट है, ये सभी पॉइंट पॉसिबल है आर डिस्टेंस पे। तो ये सभी पॉइंट जो है उसकी पोजीशन हो सकती है उस पॉइंट की मेरी डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पॉसिबल है अभी। तो अगर मैं एक सिंगल सैटेलाइट का डेटा ले रहा हूँ तो ये 3D में क्या होगा बेटा, वही पॉइंट अब स्फेरिकल में आ जाएगा। ये मैं 2D की बात कर रहा हूँ, सर्कल के सरकमफेरेंस पे। सिमिलरली वो स्पेयर पे हो सकता है पॉइंट आपका। तो अगर अगर आपने अगर और भी सैटेलाइट का डेटा है, मान लो कि एक और सैटेलाइट है, उससे बोला कुछ डिस्टेंस पे, तो उसका आपने बना दिया। क्लियर है? मान लो कि इससे ये R1 था स्टार्टिंग वाले से, इससे मान लो R2 डिस्टेंस पे है। क्लियर है? तो यहाँ से आपने R2 का बना दिया स्पेयर। तो अब क्या हो गया आपके पास, और एरिया आपका कन्फाइन हो गया कि इस एरिया में पॉसिबिलिटी है, वो हमारा पॉइंट होने की। क्लियर है? सिमिलरली अभी आपने एक और सैटेलाइट से सिग्नल मिल रहा, डेटा मिल रहा आपको, तो वहां से पता लगेगा। एग्जाम्पल मान लो R3 डिस्टेंस पे है, तो एक और स्पेयर बनाया आपने R3 डिस्टेंस रेडियस का, तो वहां से भी आपको पता लगा, तो ये और प्रिसाइज हो रहा है। तो इसलिए बोला कि मिनिमम 4 सैटेलाइट चाहिए बेटा आपको। जितने ज्यादा डेटा होंगे हमारे पास, उतना हमारे पास ज्यादा एक्यूरेट पोजिशनिंग किसी पॉइंट की हम लोग कर सकते हैं। मान लो कि अगर 3 सर्कल आए मेरे पास, तो ये जहाँ इंटरसेक्ट किए होंगे तीनों, ये इसकी क्या है, और एक्यूरेट पोजिशनिंग होगी उस पॉइंट की। तो इस डायग्राम में आपको सब यही दिखाया गया है कि डिफरेंट डिफरेंट सैटेलाइट डेटा आ रहा है, जो ट्राइंगुलेशन कैसे काम कर रहा है, ट्राइंगुलेशन आपका। क्लियर है? एक मेजरमेंट था, ये 2 सैटेलाइट से मेजरमेंट थे, ये 3 से थे बेटा आपके, ये 4 सैटेलाइट से जो आपके मेजरमेंट के डेटा थे। तो उन सबको जब देखा गया, तो वो एक पर्टिकुलर पॉइंट दे रहा है, मीन्स मोर एक्यूरेट दे रहा है। सिंगल सैटेलाइट से होता तो क्या होता कि मान लो कि R1 डिस्टेंस, तो R1 डिस्टेंस पे कहीं पे भी हो सकता है, तो एग्जैक्ट कहाँ होगा ये पता नहीं कर पा रहे थे आप। तो एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए आपको और ज्यादा डेटा चाहिए बेटा आपको। देख रहे हो इसको कि सैटेलाइट 1 से इतनी डिस्टेंस पे, 2 से इतना डिस्टेंस आ रहा है,
एंड 3 से इतना डिस्टेंस आ रहा है, तो उस पॉइंट को आप लोकेट कर सकते हो। जो मैं बता रहा था आपको कि या तो सर्कल के सर्कमफेरेंस के फॉर्म में या स्क्वायर के फॉर्म में। आप देख पा रहे हो आप इजीली कि उनके इंटरसेक्शन पे जो पॉइंट आ रहा है वो मेरे उस पॉइंट की लोकेशन को दिखा रहा है बेटा। अब जो मेरा सिग्नल आ रहे हैं मेरे सैटेलाइट से, उनमें क्या क्या इंटरफेरेंस आ सकते हैं, कैसे कैसे हो सकते हैं। जो एक तो अर्थ है उसके एटमॉस्फेयर से हो सकता है इंटरफेरेंस उनके ऊपर, मीन्स कुछ डिस्टरबेंस उन सिग्नल के अंदर या कुछ चेंज आ सकता है। अगला क्या है, कोई सॉलिड स्ट्रक्चर है वहां से रिफ्लेक्शन हो सकता है, कुछ मेटेलिक व्हीकल है वहां से रिफ्लेक्शन हो सकता है, कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है वहां से कुछ डिस्टरबेंस भी मेरा आ सकता है इन सिग्नल के अंदर। क्यों? क्योंकि ये मेरे रेडियो सिग्नल है बेटा। जो आपके सिग्नल है वो रेडियो सिग्नल है। तो बात आ रही है कौन कौन से एरिया है जीपीएस के अंदर। तो हमने बात की थी अभी अर्थ के एटमॉस्फेयर में, जो अर्थ का आइनोस्फेयर है, electrically charged particle 80 to 120 mile up affect speed of electromagnetic wave or energy. Amount of effect depend on frequency. क्लियर है? कितना अफेक्ट करेंगे वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा बेटा आपका। अगला कौन सा है, ट्रोपोस्फेरिक वाटर वेपर। ये भी क्या आपकी अफेक्ट करती है सिग्नल को। नेक्स्ट है मल्टीपाथ। मल्टीपाथ कैसे मिलेगा कि कुछ आपके जो सिग्नल है वो रिफ्लेक्शन भी हो गए। Reflected signal from surface near receiver. Poor visibility due to trees, mountain and building. Next आपका noise. Combined effect of PRN means pseudo random noise and receiver noise. इन दोनों का कंबाइन इफेक्ट की वजह से उसे भी आपका जीपीएस में एरर आ सकता है। अगला है बायस। जो आपके सैटेलाइट क्लॉक है उसकी में एरर हो सकती है या इफेमेरिज एरर है। हम डिस्कस कर चुके हैं इफेमेरिज डेटा कौन कौन से हैं पहले ही। लास्ट जो आपका है ब्लंडर, ह्यूमन एरर इन कंट्रोल सेगमेंट, यूजर मिस्टेक। एग्जांपल, इनकरेक्ट ज्योमेट्रिक डेटम लिया आपने तो वो आपका ब्लंडर में आ जाएगी। बेटा नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा डिफरेंशियल जीपीएस। टू ऑब्टेन, ध्यान रखना इसका यूज क्या है, टू ऑब्टेन मोर एक्यूरेट मेजरमेंट्स देन ए सिंगल जीपीएस यूनिट इन डीजीपीएस सिस्टम। द जीपीएस रिसीवर broadcast the signal it receives from a known position. The GPS unit in the field simultaneously receive data from GPS satellite and the other GPS receiver on the ground through a radio signal. कहना क्या चाह रहा है ये? देखो बेटा, डिफरेंशियल जीपीएस इसका दूसरा नाम क्या है, डीजीपीएस। दो मेथड होते हैं, स्टैटिक एंड काइनेमेटिक। काइनेमेटिक्स में दो होते हैं फर्दर, एक था आपका रियल टाइम काइनेमेटिक, रियल टाइम काइनेमेटिक, एक होता आपका पोस्ट प्रोसेस काइनेमेटिक्स। अब बेटा बात कर रहे हैं हम लोग कि डिफरेंशियल जीपीएस का यूज करने की क्या जरूरत पड़ गई हमें। जो आपके जीपीएस में जो एरर आ रही थी बेटा, उन एरर को एलिमिनेट करने के लिए हम लोग डीजीपीएस यूज कर रहे हैं। तो स्टैटिक में क्या करेंगे, स्टैटिक में आप लोग किसी स्टेशन, कोई मान लो स्टेशन है, वहां पे आपने आपका सिस्टम सेटअप कर दिया। अब ये सैटेलाइट से सिग्नल रिसीव कर रहा है। तो अब डिफरेंट डिफरेंट मान लो कि एक कोई पॉइंट है, वहां पे मैंने स्टेब्लिश करा, उस पॉइंट का मान लो पोजीशन निकालना एग्जांपल। तो मेरे पास सिग्नल आ रहे हैं, तो इसको क्या करेंगे 72 आवर्स तक, 72 आवर्स तक हम लोग सिग्नल को रिकॉर्ड करते हैं। फिर उनके बेसिस पे हम लोग एक्यूरेट पोजीशन इनकी फाइंड आउट करते हैं उस पॉइंट की, जिस पॉइंट पे हमारा ये स्टेबल किया हमने इंस्ट्रूमेंट को।
इसमें बेटा एक नाम होता है, एक टर्म है लॉगिंग इंटरवल। लॉगिंग इंटरवल। अगर मान लो लॉगिंग इंटरवल मेरा कितना है, 10 सेकंड है, इसका मतलब क्या है कि 1 मिनट में मेरा ये कितना डेटा रिकॉर्ड करेगा, 6 डेटा रिकॉर्ड करेगा बेटा 1 मिनट में 6 बार। क्लियर है? अगर इसका लॉगिंग इंटरवल 10 सेकंड है, मींस 10 सेकंड में एक बार डेटा रिकॉर्ड कर रहा है ये, तो 1 मिनट में टोटल 6 बार डेटा रिकॉर्ड करेगा। कैसे क्या करना, हम 72 आवर्स तक हम लोग डेटा रिकॉर्ड करेंगे, ताकि हम क्या करेंगे और प्रिसाइज उस पॉइंट की पोजीशन निकाल सकते हैं। जैसे मैंने पहले बताया, मान लो कि एक बार इस टाइप में डिस्टेंस दिखा रहा है सैटेलाइट से, अगली बार अलग डिस्टेंस दिखा रहा है, R2 रेडियस, R3 रेडियस का। ऐसे करते करते हम लोग एक एग्जैक्ट और यू कैन से मोर एक्यूरेट पोजीशन की तरफ हम लोग अप्रोच कर सकते हैं स्टैटिक जीपीएस के अंदर। सिमिलरली काइनेमेटिक में क्या आपका कि एक जगह नॉन पोजीशन वाले पॉइंट पे आपने एक बेस सेटअप कर दिया, बेस स्टेशन। एक होता है आपका रोवर। अब देखो, सैटेलाइट से ये भी रिसीव कर रहा है सिग्नल सेम टाइम पे, ये भी सैटेलाइट से सिग्नल रिसीव कर रहा है, तो हमें, लेकिन हमें इसकी करेक्ट पोजीशन हमें पता है इसकी पहले से। और ये अब हमें इस पॉइंट की मालूम, किसी पॉइंट हमने रोवर को सेटअप किया, रोवर को डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे सेटअप कर सकते हैं रिक्वायर्ड के अकॉर्डिंग। तो अभी क्या दोनों सिग्नल रिसीव कर रहे हैं सैटेलाइट से, बेस भी रोवर भी। तो मान लो कि ये मैं मैप में दिखा रहा हूँ आपको, प्लान बना के ऐसा कुछ, इसको ए नाम दे दो, इस पॉइंट को नाम बी दे दो। मान लो कि ये ए की एग्जैक्ट पोजीशन थी। क्लियर है? किस में दिखाओगे, लॉन्गिट्यूड और लेटिट्यूड यू कैन से। अब क्या है, जो मेरे सैटेलाइट डेटा आ रहे हैं मेरे डिफरेंट डिफरेंट, उनसे जो मेरे पास पोजीशन आ रही है बेस बेस की, वो मान लो मेरी आ रही है ए डेस आ रही है, मीन्स क्या कुछ एरर है। क्लियर है? यहाँ आ रही है मान लो। सिमिलरली बी की पोजीशन भी आ रही है यहाँ पे, बी डेस, जो मेरे पास सैटेलाइट से डेटा आ रहे हैं उनके अकॉर्डिंग। क्लियर है? लेकिन मुझे क्या पता है कि ए पॉइंट का यहाँ पे ट्रू पोजीशन, तो और अभी जो सैटेलाइट डेटा आ रहे हैं उनसे यहाँ पे पोजीशन आ रहा है। तो ये बेटा मुझे क्या करना पड़ेगा, इस पे एक करेक्शन अप्लाई करना पड़ेगा कि ए डेस पे, ए डेस की एक्चुअल पोजीशन यहाँ पे है। तो इसी अकॉर्डिंग कि भाई अभी ए डेस से ए में इतना एरर है, तो उसको कंपनसेट करना है, तो उस एरर को सिमिलरली हम बी के लिए अप्लाई करेंगे। तो वहां से हमारे पास बी की भी एग्जैक्ट पोजीशन, मोर एक्यूरेट पोजीशन हमारे पास आ जाएगी। तो ये बेटा हम लोग करते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशियल जीपीएस। क्लियर है? रियल टाइम में क्या होगा, रियल टाइम और पोस्ट प्रोसेसिंग दो टाइप होता है आपका काइनेमेटिक में। रियल टाइम में क्या होगा कि बेस और रोवर दोनों आपस में कनेक्ट रहते हैं थ्रू इंटरनेट या थ्रू रेडियो सिग्नल। तो ये ऑटोमेटिक आपका इसको जो करेक्शन अप्लाई कर हो जाएगा इसके अंदर। और पोस्ट प्रोसेसिंग क्या बेटा, आप बाद में, आप जब आप सॉफ्टवेयर के अंदर करेक्शन करोगे बाद में, डेटा आने के बाद में। क्लियर है? ये आपका है, ये आपका है डिफरेंशियल जीपीएस। और एग्जांपल सिखा देते हैं आपको, एग्जांपल से एक और। मान लो स्लेट से कुछ डेटा आ रहा है इसके पास, इन स्लेट से इस पास डेटा आ रहा है बी के पास भी सिमिलरली। तो इसकी कुछ पोजीशन आई मान लो ए की, और बी की भी पोजीशन आ डेटा के अकॉर्डिंग। लेकिन हमें पता है कि एक की जो भी पोजीशन आ रही है, और जो ए की हमें पोजीशन, क्योंकि हमें पता है नॉन
पॉइंट हमारा ये वाला। तो मान लो कि अभी इसका पोजीशन एग्जांपल के लिए दे रहा हूं, एक्स वाई और जेड। क्लियर है? ये इसकी मान लो एग्जैक्ट पोजीशन थी, एक्स वाई जेड। अभी मेरे पास क्या आ रही है, x1 y1 एंड z1 आ रही है। इसमें क्या आ रहा है बेटा, x2 y2 और z2 आ रहा है। तो देख रहे हो इन दोनों में डिफरेंस होगा। डिफरेंस को मान लो डेल्टा। डेल्टा क्या होगा, एग्जांपल x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1। तो इसे बोलता हूँ डेल्टा, डिफरेंस। तो अब क्या करना पड़ेगा बेटा, मैं ये करेक्शन बी में अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि बी वाले पोजीशन में कुछ एरर होगा। तो ये जो करेक्शन है, जितना करेक्शन ए पे अप्लाई होगा उतना ही करेक्शन हम लोग बी के लिए अप्लाई कर देंगे, डेल्टा करेक्शन। तो मान लो हमारे पास आ गया x3 y3 z3। तो ये हमारे पास बी की और एक्यूरेट पोजिशनिंग आ जाएगी आपके पास। तो ये चीज है आपका डिफरेंशियल जीपीएस। क्लियर है सभी को? जीपीएस के एडवांटेजेस क्या क्या बेटा, जीपीएस इज एक्सट्रीमली इजी टू नेविगेट एज इट टेल्स यू टू द डायरेक्शन फॉर ईच टर्न्स यू टेक और यू हैव टू टेक टू रीच टू योर डेस्टिनेशन। आपको पता है गूगल मैप में आपने यूज किया सबने जीपीएस में। जीपीएस वर्क्स इन ऑल वेदर, बारिश हो रही हो, गर्मी का टाइम हो, विंटर हो, तो सभी मौसम में काम करता है आपका। जीपीएस कॉस्ट यू वेरी लो। थर्ड पॉइंट, फोर्थ क्या है, द मोस्ट अट्रैक्टिव फीचर ऑफ सिस्टम इज 100% कवरेज ऑन द प्लेनेट। इसका कवरेज बेटा बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि जो 6 ऑर्बिट के अंदर सैटेलाइट हमारे हैं उनकी वजह से। इट आल्सो हेल्प अस टू सर्च द नियर बाई रेस्टोरेंट, होटल, गैस स्टेशन। जो भी हमें जरूरत की चीजें हैं, जो प्लेस है अननोन एरिया में भी हम लोग इजीली लोकेट कर सकते हैं। ड्यू टू इट्स लो कॉस्ट इट इज वेरी इजी टू इंटीग्रेट इनटू अदर टेक्नोलॉजी लाइक सेल फोन वगैरह में भी इसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। द सिस्टम इज अपडेटेड रेगुलरली बाय द यूएस गवर्नमेंट एज कंपेयर टू अदर नेविगेशन सिस्टम बाय द अदर कंट्रीज। एग्जांपल ग्लोनास कौन सा था बेटा, रसिया का था। एंड हेंस इट इज वेरी एडवांस। This is the best navigation system in water, as in larger water bodies, we are often misled due to lack of proper direction. Accuracy can vary from millimeter to several meter, depends on the techniques that is used. बात आ रही है जीपीएस के डिसएडवांटेजेस क्या क्या बेटा। जीपीएस सैटेलाइट सिग्नल आर वीक, so it does not work as well इंडोर और अंडर वाटर, अंडर ट्रीज। तो यहाँ पे थोड़ा आपके जो सिग्नल है वो वीक होने की वजह से एरर आ सकती है आपकी। द हाईएस्ट एक्यूरेसी रिक्वायर लाइन ऑफ साइट फ्रॉम द रिसीवर टू द सैटेलाइट। दिस इज वाई जीपीएस डज नॉट वर्क वेल इन एन अर्बन इन्वायरमेंट। क्यों? क्योंकि वहां पे ऑब्स्ट्रक्शन काफी होंगे बेटा आपके बिल्डिंग्स की वजह से। तो कई बार आपने देखा होगा कि उस पर्टिकुलर किसी पॉइंट की जो पोजिशनिंग में थोड़ा एरर आ जाता है कई बार, वो यही रीजन है बेटा। द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस एट एनी टाइम डिनाई यूजर। क्यों? क्यों वो ऑपरेट कर रहा है, उनका सिस्टम है बेटा, तो कभी डिनाई भी कर सकते हैं यूज करने के लिए, कभी शट डाउन भी कर सकते हैं, डिग्रेड भी, कुछ इसकी पर्टिकुलर कुछ सर्विस बंद भी कर सकते हैं किसी टाइम पे वो लोग। If you are using GPS on a battery operated device, there may be a battery failure and you may need a external power supply which is not always possible. बिल्कुल कॉमन सा डिसएडवांटेजेस है। Sometimes the GPS signal are not accurate due to some obstacle to the signal। हम पहले डिस्कस, जैसे इंटरफेस आएगी, इंटरफेरेंस आ गया आपका सिग्नल के अंदर, तो उनकी वजह से हमें डिफिकल्टी आ सकती है। अब हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन क्या क्या है। लोकेशन में, नेविगेशन में, मैपिंग में, ट्रैक करना किसी को,
जो आपके मिलिट्री और एयरवेज के नेविगेशन है उनके अंदर टाइम सिंक्रोनाइज करना, जो एटॉमिक क्लॉक है, मर्क्यूरी है उनके साथ, उसमें डिजास्टर मैनेजमेंट में कुछ रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन करते हैं, उसमें काम आता है बेटा आपका। मराइन वर्क के लिए, नेविगेशन पर्पज के लिए काम आता है आपका। तो जीपीएस के बेटा आपके बहुत वाइड यूज है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा जीआईएस, उसके अंदर भी क्या है, जीपीएस का इंटीग्रेशन है बेटा उसके अंदर भी। तो आपका एजुकेशन के अंदर भी मान लो कि आपको आइनोस्फेयर में, हाई एल्टीट्यूड में कुछ फिजिक्स में कुछ चीजों के बारे में पता करना है कुछ, तो हेल्प करेगा। इन्वायरमेंट के लिए भी जरूरत है, काम आएगा। जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन के लिए जीआईएस आपका है। जियोलॉजिकल मैपिंग के लिए है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, नेचुरल डिजास्टर उस केस में भी डिस्कस कर चुके ऑलरेडी हम लोग, रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन में भी काम आता है। तो बेटा इसका बहुत ही वास्ट आपका यूटिलाइजेशन है जीपीएस का। यहीं एंड करते हैं आज का लेक्चर।